Everyone, I am back with another video, and in this video I am going to start the second part of the Indian polity, that is making of the constitution. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हुई थी वो थी एक डिमांड रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था इंडिया के लिए वो सबसे फर्स्ट टाइम एमएन रो के थ्रू रखा गया था, जो कि इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत ही बड़े दिग्गज नेता थे। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड रखी थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया जाए कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ में ये डिक्लेयर किया कि जो फ्री इंडिया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू जो कि इलेक्ट करी जाए एडल फ्रेंचाइज के बेसिस पे। एडल फ्रेंचाइज का मतलब होता है प्रॉपर वोटिंग के थ्रू, और इसमें बाहर का किसी का भी इंटरफेरेंस ना हो। जो डिमांड थी वो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था उस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हमने अगस्त ऑफर ऑफ 1940 कहा। और इसमें क्या हुआ था कि 1942 में एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे जो कि कैबिनेट के एक मेंबर थे। वो इंडिया में आए एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के बारे में कहने कि आप इसको डेफिनेटली अडॉप्ट करिए, लेकिन अभी मत करिए। वर्ल्ड वार सेकंड तब उस टाइम छिड़ चुका था, तो आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए। जो क्रिप्स का जो प्रपोजल था वो मुस्लिम लीग के थ्रू रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसमें कि वो ये चाहते थे कि इंडिया को 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में कन्वर्ट किया जाए, डिवाइड किया जाए विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ। फाइनली कैबिनेट मिशन था वो इंडिया में आया, उसे इंडिया में भेजा गया था 24 मार्च 1946 में। फिर इसके क्या क्या कंपोजिशन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या क्या कंपोजिशन थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो सबसे पहले 1946 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसके कुछ फीचर्स थे। तो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो थी 389, जिसमें कि 296 थी वो ब्रिटिश इंडिया को दे दी गई थी, अलॉटेड की दी गई थी, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट को दे दी गई थी, अलॉटेड की गई थी। और 296 सीट में से जो 292 मेंबर्स थे वो लिए गए थे 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस में से, और जो 4 थे वो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में से लिए गए थे। हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट जो भी था उसको एक जो अलॉटेड किया गई थी जो सीट्स उसके लिए वो उनके रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में करी गई थी। रफली अगर हम बात करें तो एक सीट अलॉट की गई थी हर एक 10 मिलियन पॉपुलेशन पे, 10 लाख पॉपुलेशन पे। सीट्स तो जो एलोकेट की गई थी ब्रिटिश गवर्नेंस के लिए उसको डिवाइड कर दिया गया 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ पर। फर्स्ट इज़ मुस्लिम, सिख, और तीसरे में सब जनरल थे, बस मुस्लिम और सिख को छोड़ के, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन में। रिप्रेजेंटेटिव थे जो हर एक कम्युनिटी के वो इलेक्ट किए गए थे उनके मेंबर्स, कम्युनिटी के मेंबर्स के थ्रू उसके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और वोटिंग थी वो करी गई थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, एक सिंगल ट्रांसफर वोट के थ्रू। रिप्रेजेंटेटिव जो थी प्रिंसली स्टेट के वो नॉमिनेट करे गए थे, उनसे ये कह दिया गया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स के जो भी हेड है वो जो चाहे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। इससे क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हम उसे ना ही पूरी तरीके से इलेक्टेड बॉडी कह सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से नॉमिनेटेड, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व थी। जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स को जीता था, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स को जीता था, और जो स्मॉल ग्रुप्स थे उन्होंने बची हुई 15 सीट्स को जीता था। जबकि जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट की फिल्ड ही नहीं करी गई थी, क्योंकि वो लोग कभी आना ही नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि उनका अपना एक राज्य चल रहा था, वो क्यों उसे छोड़ के आना चाहेंगे। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं की गई थी इंडिया के लोगों के थ्रू एडल फ्रेंचाइज के बेसिस पे। जो असेंबली थी वो सारे सेक्शन इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पर्सिस हो, एससी हो, एसटी हो, सब कुछ। और जो असेंबली थी उसमें सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इंडिया की थी, बट महात्मा गांधी को छोड़ के, बिकॉज महात्मा गांधी का सिर्फ एम था कि देश को आज़ाद करवाना है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्वॉल्व होना उनका एम नहीं था। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड की गई थी फर्स्ट मीटिंग उसकी 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया था, और वो क्योंकि वो एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान का चाहते थे, इसलिए तो मीटिंग को सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही अटेंड किया था। तो जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली इलेक्ट कर दिया गया था, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। सिमिलरली जो बोस एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचार्य थे उनको इलेक्ट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट की तरह।
अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है। ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल जो नेहरू थे वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की तरफ मूव्ड हुए। इसमें कुछ बातें थी। उसमें ये है, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने डिक्लेयर किया कि अब जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है और ये किसी के भी बंदी नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, इसका अपना इंडिपेंडेंट है, इसका अपना एक संविधान है। जो टेरिटरीज़ थी वो जो ब्रिटिश इंडिया को, अब जो भी टेरिटरीज़ थी जो इंडियन स्टेट से हों या फिर कुछ इंडिया के अदर पार्ट से हों, अगर वो चाहती हैं तो विलिंगली इस इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया को जाके मिल सकती हैं, और वो नहीं चाहती तो अपना सेपरेट भी रह सकती हैं। बाकी जो टेरिटरीज़ ने ये कहा कि जो उनके प्रेजेंट बाउंड्रीज़ हैं या फिर जो अदर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू डिबेट किया जाए उसमें, और इसके अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑटोनॉमस यूनिट है उसको रिटेन किया जाए। जबकि जो सारी पावर थी और जो अथॉरिटी थी सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की और उसके कॉन्स्टेंट पार्ट्स की या फिर उसके गवर्नमेंट की ऑर्गन की, वो सब डिराइव कर दी गई थी लोगों के थ्रू। और ये जो और उसकी जो भी इंडिया जस्टिस हो, सोशल इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इन सब चीज़ों को सिक्योर कर दिया गया था। और इसमें जो एडिक्वेट सेफगार्ड्स थे वो बहुत माइनॉरिटीज़ में प्रोवाइड किए गए थे, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज़ के लिए, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एडिक्वेट सेफगार्ड्स थे उनको प्रोवाइड किया गया था। और इसमें जो इंटीग्रिटी थी टेरिटरीज थी रिपब्लिक की उसको भी मेंटेन किया गया, उसके सोवरेन राइट्स को, लैंड्स ये सब वापस कर दिए गए। और जो एंशिएंट लैंड थी उसने अपने एक राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस को वर्ल्ड में लिया और उसकी पूरा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सबने इसके वर्ल्ड पीस में कॉन्ट्रीब्यूशन में दिया। फिर इसमें क्या क्या थे चेंजेस, क्या थे इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू, जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के जो अलग थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, उन्होंने भी धीरे धीरे करके इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। 28 अप्रैल 1947 में जो 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे अब वो भी असेंबली के पार्ट थे। और जब ये माउंट बैटन का जो प्लान था कि हम इस पर पार्टीशन करें इंडिया में, उसके एक्सेप्टेंस के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव थे अदर प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने अपनी असेंबली में सीट्स को ले लिया। जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के इंडियन डोमिनेंस से, उन्होंने भी असेंबली में एंटर कर लिया। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसमें 3 चेंजेस हुए। फर्स्ट, असेंबली ने एक फुली सोवरेन बॉडी बनाई जिसमें कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था अच्छे से लिखा गया। एक्ट जो थी उसने असेंबली थी उसने सारे जो भी लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए थे उन सभी लॉज को रद्द कर दिया गया। असेंबली थी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी थी। अदर वर्ड्स में कहें तो उसके 2 सेपरेट फंक्शंस थे जो असेंबली में असाइन किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। फर्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, सेकेंड ऑर्डिनरी लॉज। जब असेंबली मिलती है और बात करती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के बारे में बात करती है तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थ्रू चेयर किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर मिलती है और लेजिस्लेटिव बॉडी पे अगर मैटर पे बात होती है तो उसे जीवी मवलांकर के थ्रू गवर्न किया जाएगा। ये 2 फंक्शंस थे, ये 26 नवंबर 1949 तक कंटिन्यू रहे। जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इंडिया के लिए विड्रॉ कर लिया, जिससे जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो 299 डाउन हो गई। और इसमें जो स्ट्रेंथ थी इंडियन प्रोविंसेस की वो 296 से रिड्यूस होकर 229 हो गई। और जो प्रिंसली स्टेट थी वो 93 से 70 हो गई, बिकॉज अभी सब सेपरेट हो चुका था। स्टेट वाइज मेंबरशिप थी जो असेंबली की वो 31 दिसंबर 1947 को असेंबली बन गई थी। कुछ अदर फंक्शन इसके जो परफॉर्म किए गए थे उसमें ये था कि मेक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसको इनैक्ट, उसके जो भी लॉज हैं उनको इनैक्ट करना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुछ फंक्शंस को परफॉर्म किया। उसमें पहला था कि उसने इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में उसे मई 1949 में रेटिफाइड किया। और हमारे नेशनल फ्लैग को जुलाई 22 1947 में अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया और नेशनल सॉन्ग को जनवरी 24 1950 में अडॉप्ट किया गया। इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया 24 जनवरी 1950 में। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज़ में फॉर्म हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सारी पूरी 60 कंट्रीज़ थी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने सब कुछ करके अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और इसमें 64 लाख रुपीज़ खर्च हुए थे। 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका फाइनल सेशन जो था वो हेल्ड हुआ। हालांकि ये भी ख़त्म नहीं हुई थी और ये प्रोविंशियल पार्लियामेंट इंडिया के कंटिन्यू रही थी 26 जनवरी 1950 से टिल द फॉर्मेशन ऑफ, जब तक कि न्यू पार्लियामेंट का फॉर्मेशन नहीं हो गया आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद 1951-52 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।